जी, और जहां पीछे से ये सभागार बंद हो रहा है, वहां से लेकर के पहली 3 पंक्तियों को छोड़कर जो यहाँ बैठा हुआ हमारा वर्तमान, हमारा समय, इस बीएचयू परिसर के जो अध्येता है, अनुसंधित्सु है, पढ़ने वाले, लिखने वाले, अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सत्य काफी महत्वपूर्ण है और उसी लिए शायद ज्यादा रखा गया। अशोक जी वहां बातचीत में कह रहे थे कि मैं युवाओं को इतना भाषण आज पिलाऊंगा कि वो बेहोश हो जाए, लेकिन मुझे तो लगा कि मदहोश हुआ जाए। आप लोगों ने जितने धीरज के साथ, और ये हमेशा से होता है, ये बनारस में ही संभव है। आज जब उन्मेष नाम से एक सम्मान युवा कविता को दिया जा रहा है, तो स्मृतियों की, यादों की बात हो रही थी, तो मेरी भी स्मृतियां कुछ उभर रही हैं। और ये वही विभाग है, नाम भी लिया गया, रविशंकर उपाध्याय एक शोध छात्र होते थे और उनके जो सहपाठी होते थे प्रेम से उन्हें आचार्य जी कहते, किसी तंज में नहीं कहते, किसी व्यंग में नहीं कहते। जो प्रतिबद्धता है, और मैं संयोग से उन क्षणों का गवाह हूं, उन दिनों का गवाह हूं, आप लोगों के बीच रहता आया। जो ये विषय है हिंदी कविता के नए स्वर, इस पर सारी बातें हो चुकी। और अभी आशीष जी कह रहे थे कि मैं इसे युवा पीढ़ी नहीं बैच कहता, और उस बैच को श्री प्रकाश जी ने भी आशीष जितना ही संक्षिप्त वक्तव्य मुझे लगता है दिया। और हम लोगों के बीच बहुत ऐसे ही मनोरंजक ढंग से कहा जाता रहा है कि पंडितः पंडितम वीक्ष्य स्वानम्यो गुरगुराय। तो इन वक्तव्यों को, लेकिन इन वक्तव्यों का एक सार आपके सामने, आपके लिए, और जो हमारा ये समय है, जिन शब्दों की दुनिया से, विचारों के संसार से, संवेदनाओं की तंत्रिकाओं से जो हम संचालित होते हैं, उन सब के लिए ये बिल्कुल अशोक जी सही बातें कह रहे थे कि हमारी जो शब्द संपदा वो सिकुड़ती जा रही है। मुझे अच्छा लगा कि उन्मेष नाम से सम्मान किया। प्रतिभा को हमारे यहाँ कहा गया नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। तो ये उन्मेष शब्द आया वहां से, ये बहुत हार्दिकता की बात है। सारी बातें हो चुकी हैं। कहा जाता है कि किसी नगरी में एक बहुत प्रतिष्ठित विद्वान आए और काफी हल्ला हुआ, आए हुए हैं, तो सब लोग सम्मान में, जितने भी लोग थे, विचारक थे, पंडित से, उनके पहुंचे, और वो पालकी से आ रहे थे। एक पंडित और गए, सोचा कि पालकी में कंधा लगा दें उनके सम्मान। तो उन्होंने, जो बाहर से पधारे हुए विद्वान थे, उन्होंने पूछा उस पंडित से कि अयमां दोलिका दंडः स्कंधम किम तव बाधति। यह जो डोली का डंडा है, कहार जिसे लेके पालकी चलते थे,
ये आपके कंधों को बहुत ज्यादा तो नहीं दुखा रहा है और भार मेरा तो नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि न बाधते तथा माम ही यथा बाधति बाधते। ये कंधा ये आपके भार से नहीं दुख रहा, लेकिन आपने जो बाधक शब्द का प्रयोग किया है, इसे बाधते होना चाहिए। आत्मनेय पद और परस्मय पद का जो भेद होना चाहिए भाषा का, वो मुझे ज्यादा कष्ट दे रहा। मैं इस बात को यूं जोड़ना चाहता हूं कि अशोक जी जिन बातों की ओर संकेत कर रहे थे, हमारे समय में शब्दों का सम्मान सबसे कम हो रहा है, बल्कि शब्दापमान बढ़ रहा है। और ऐसे में जो हम लोग शब्दों के संसार से अपने को जोड़ते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उसके भावों से, उसकी भाषा से, उसकी अभिव्यक्तियों से, उनके लिए आज यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि हम भाषा को अपमानित न हो, शब्दापमान से बचें और शब्द सम्मान की बहाली कैसे हो। कोई ऐसा शब्द अगर उसका गलत प्रयोग होता है, और जबकि आज के समय में शब्दों की फिजूल खर्ची सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विशेषणों भरा समय यह है, तो जो सच है उन विशेषणों से कहीं आच्छादित न हो जाए। सच कहने की जो तमीज है और उसे कला में कहने के जो संस्कार है, अभिव्यक्ति के जितने हमारे माध्यम हैं, उनके बीच हमारी जिम्मेदारी इस दुर्दांत समय में, इस वैश्वीकरण के समय में, इस आभासी होते जा रहे समय और सोच के समय में कुछ और ज्यादा बढ़ जाती है हम सबकी जवाबदेही। युवाओं का समय है, हमेशा युवाओं का समय होना भी चाहिए। मुझे बिंदा करंदीकर मराठी के बड़े कवि, उनका एक छोटा सा कवितांश मुझे इस समय याद आ रहा है। जवानी में उसने समुद्र की ओर मुंह करके पेशाब किया और सारा जीवन यह देखने में बिता दिया कि समुद्र का पानी अब तक कितना बढ़ा। मित्रों, यह कविता है और कविता की दुनिया के लोगों के लिए एक कविता है। तो जो हमारा यह समय है बहुत ही अधीर समय है, अभिव्यक्तियों के लिए भी अधीर समय है, कहीं पहुंच जाने के लिए भी बहुत अधीर समय है। श्री प्रकाश जी कह रहे थे कि उनकी पीढ़ी में दो चार कवियों का उन्होंने नाम भी लिया, जिनका मतलब लिया जाता है कि उनके पीढ़ी में बड़ा धैर्य था और नई पीढ़ी बहुत अधीर हो रही। तो यह जो अधीरता है हमारी, वो हमारी अभिव्यक्ति को भी चंचल और स्थिर बनाती है। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी है। अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, बम वर्षा हो रही और वहां का एक संगीतकार अपना सितार लेकर जहां बम गिरने वाला है, अनुष्ठान की तरह उसे बजा रहा है। यह कला का प्रतिरोध है, एक कविता की प्रतिध्वनि है। ये जो संस्कृति की, साहित्य की ये आवाजें हैं कि जब तुम या तुम जैसे लोग इस दुनिया को नष्ट नाबूद करने पर उतारू हो,
हमारा संगीत, हमारा साहित्य, हमारी कलाएं और जिनमें जीने की हमारी मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं, उनके जरिए, बल्कि उनकी साधना करते हुए, उन्हें आगे बढ़ाते हुए ही हम तुम्हारा जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं हो सकता। आज का समय बहुत हिंसक है, उन्मादी हो रहा, चंचल हो रहा, असहिष्णु हो रहा। छोटी छोटी बातों में नौजवान दूसरों की हत्या कर दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये इतना तनाव, इतनी उद्विग्नताएं, इतनी बेचैनियां, इतने अफसोस, ये परेशान सा जीवन। तो ऐसे में कविता जो हमारे भीतर वायुकोश भरती है, साहित्य, संस्कृति और कलाएं जिस तरह से उसका प्रतिवाद, प्रति संसार रचना चाहती हैं, उनके जरिए आज हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। श्री प्रकाश जी प्रकाश समझदार बहुत है, लेकिन समझदार क्या, समझदारी का संकट, समझदारी का संकट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समझदारी को आने पर ये मुंह चला जाता। तो जो है, मतलब गुरु की बातें माननी चाहिए, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना चाहिए। तो और उन्होंने प्रभु सम्मति में बहुत सारे आपको कविता के वो दिए, टूल्स दिए, जिन्हें नई शब्दावली में टूल्स सब बहुत कहा जाता है। कविता के टूल्स कैसे हैं, औजार कैसे हैं, उनका रख रखाव कैसा है, इन बातों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। और आजकल ये जो हिंदी कविता के नए स्वर, तो मुझे तो लगता है कि कविता के स्वर अब नहीं बचे। कविता के स्वर कबीर के स्वर हैं, कविता के स्वर दादू के स्वर हैं, कविता के स्वर मीरा सूर के स्वर हैं। अब कविता के व्यंजन बचे और जिन उदाहरणों से अशोक जी चूंकि विश्व कविता, विश्व साहित्य, विश्व संस्कृति के गहन, मतलब उसमें दो मत, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन क्या है। आपने कहा कि अभिधा और खबर, तो मैं ये बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अभिधा पहली शब्द सत्य हमारे यहाँ, वो आज की तकनीकी सूचना नहीं, और अभिधा पूर्वक व्यंजना की बात समझ सकते। मेरी बातें खात्मे की ओर हैं, बहुत कुछ और बातें थी। हरियाणा से एक बिल्कुल नए आए हुए कवि का सम्मान हो रहा है। गोबर की बात हुई, हमारे यहाँ एक अवधि के कवि हुए हैं विश्वनाथ पाठक, और वो अपभ्रंश और पाली के विशेषज्ञ। क्योंकि अवधि की दो पंक्तियां मुझे गोबर पर याद आ गई। गोबर लय निकसी मृगनैनी, धरे भौं पे बान, हाथे लाग चूल्ह के माटी, माथे लाग किसान। तो मित्रों, ये जो हमारा समय है, जो बोलियों के जरिए, अपनी जमीन के जरिए, मैं यह जरूर कहूंगा कि वैश्विकता के बहुत व्यामोह में रहना हमारे लिए हमारी एक भारतीयता है, उस भारतीयता का सच है, और भारतीय कविता का व्यास
बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं पुनः हरियाणा के जनजीवन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो वहां घर के सारे काम, वहां भैंसे पाली जाती है, गाय पाली जाती है और बड़े बड़े संपन्न परिवार हैं। सारी स्त्रियां वहां के गोबर का काम करती हैं, बाकी साफ करती हैं। ये जमदग्नि यहां बैठे हुए। हमारी जो श्रम की संस्कृति है और श्रम की पीड़ा की जो संस्कृति है और उसे आवाज देने की, अभिव्यक्त करने की, कुछ कहने की, विभिन्न शैलियों में, विभिन्न कलाओं में जो ताकत है, इस ताकत को हम लोग एक बार शब्दापमान होने से, हमारा एक बड़ा दायित्व है कि बचाएं अपने साहित्य संस्कृति को और शब्द सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए हम सब मन से, दिल से और प्रतिज्ञाओं के साथ सन्नद्ध हो। बहुत बहुत